आप सभी लोगों को एसपी पांडे का नमस्कार। द स्टडी आईएएस के यूपीएससी प्रीलिम सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम सी सेट की शुरुआत करने वाले हैं। अगर आप सी सेट की ट्रेंड एनालिसिस करें तो आपको एक बात समझ में आता है कि 2019 से लेकर के 2025 तक जो यूपीएससी के सी सेट का ग्राफ है वो लगातार एक्सपोनेंशियल की तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता हुआ चला गया। क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल, पूछने का तरीका, ये सब बच्चों के लिए कहीं ना कहीं से एक अभिशाप बनता हुआ चला गया। उसमें बेसिकली अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स के पोर्शन की, जिसे आप बेसिक न्यूमरेसी के नाम से जानते हैं, एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में उभर करके सामने आया और चैलेंज के रूप में भी सामने आया, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा सीसेट के पेपर को क्वालिफाई करने में बाधा डाल रहा था। क्योंकि सवालों का जो नेचर था वो बेसिक न्यूमरेसी में कई बार बड़े डीप कॉन्सेप्ट से क्वेश्चनों को उठा करके और पूछना शुरू किया। ऐसे में बच्चों को कई सारी डिफिकल्टीज का, कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। सीसेट आपके लिए अभिशाप नहीं बल्कि एक वरदान साबित हो, उसी के लिए आज इस समाधान सीरीज में मैं शुरुआत कर रहा हूं सीसेट के कुछ प्रीवियस ईयर सवालों का, जिसमें मेरा ऑब्जेक्टिव होगा आपको ये बताना कि अगर आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अच्छे से क्लियर हो चुकी है तो शायद सवालों को आप पकड़ पाएंगे। और जो सबसे मेजर पोर्शन है ना, दैट इज द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का एरिया एक ऐसा एरिया है जहां से सबसे ज्यादा सवाल पिछले प्रीवियस ईयर के पेपरों का अगर हम एनालिसिस करें ट्रेंड तो सबसे ज्यादा पूछेगा और डिफिकल्टी लेवल भी वहीं पर जाकर के सबसे ज्यादा बढ़ाया गया। तो आज जो मैं आपके साथ सवालों का डिस्कशन करने वाला हूं, सारे के सारे क्वेश्चन नंबर सिस्टम से लिए गए हैं। 2025 और 2024 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इस सीरीज से जुड़ करके ये महसूस कर पाएंगे कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हों तो शायद आप पेपर के अंदर बड़े कंफर्टेबल तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। ये देखिए, सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। लिखा गया है कि 2025 में पूछा गया है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू एंड सो ऑन। ये 999 लिखा गया है। कहता है कि गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस नंबर। एक बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट आपके साथ पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं और फिर उसके बाद में आप चीजों को समझने का कोशिश करिएगा। क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं उसको यहां डिस्कस कर रहा हूं। अच्छा बच्चों, आप जानते हैं कि नंबर्स दो टाइप के होते हैं, सम नंबर्स आर इवन नंबर एंड सम नंबर्स आर ऑड नंबर। इफ यू वांट टू डिसाइड कि विच टाइप ऑफ द नंबर्स आर ऑड नंबर, आप कहेंगे कि सर अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, ऐसे सारे नंबर्स ऑड नंबर कहलाते हैं। आप एक बार देखिएगा, मैंने एक नंबर 1 ले लिया, 1 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, बताओ वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलेंगे सर 5। अगर मैंने 3 का 5 से मल्टीप्लिकेशन किया, 3 का 5 से मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो इसकी वैल्यू हो गई कितनी, तो आप बोलेंगे सर 15 हो गई। फिर जब मैंने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया और मैं आपसे पूछूं इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे सर दिस इज 25। मैंने 7 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया, मैं आपसे पूछूं इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 35। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए और मैं आपसे पूछूं इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे कि सर 45 आएगी। आप देख रहे हैं ना, ये एक ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है और ये भी ऑड नंबर है। और ऐसे सारे नंबर जिनके यूनिट डिजिट पर 1, 3, 5, 7, 9 आएगा, कैसे नंबर्स होंगे, ऑड नंबर। और बच्चों आप क्लियर तरीके से देख रहे हैं कि किसी भी ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 5 के साथ में किया जा रहा है तो उसके यूनिट डिजिट पर देखो, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5। मतलब हम लोग रिमार्क में एक पॉइंट लिख सकते थे। क्या पॉइंट लिख सकते थे कि सर एनी ऑड नंबर, किसी भी ऑड नंबर को, एनी ऑड नंबर को अगर मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इंप्लाई करता है कि इसका जो यूनिट डिजिट आएगा या जो इसके इकाई का अंक आने वाला है, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 5। अब जब आप यहां पर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ये लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल है। और बच्चों अगर हम लोग विषम संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करें, all of you know it very well that resultant is always a odd number। जो परिणामी संख्या बनती है वो विषम संख्या होती है। और यहां पर हमारी मुलाकात किसके साथ हो जा रही है, तो आप बोलेंगे कि सर यहां पर 5 के साथ मुलाकात हो जा रही है। आप सोचिए,
अगर आपको ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर था तो क्या आपको ये वाला सवाल सॉल्व करने की कोई जरूरत थी? 2025 का प्रीवियस ईयर का सवाल है। आप कह देते कि सर ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ किया जा रहा है, इसलिए इसका जो यूनिट डिजिट आने वाला है वो क्या होगा? 5 होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और आपकी झोली में सी सेट का 2025 का एक सवाल का आंसर आ चुका था। टफ था कॉन्सेप्ट क्या? आप बोलेंगे नहीं सर, जरूरत क्या थी? इस वाले एस्पेक्ट को समझने की। आइए अगले सवाल पे आपको लेकर के चलते हैं। ये देखो आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मीन्स व्हाट? दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और इसकी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक नंबर दे दिया गया। आप बोलेंगे जी सर, आपसे कहता है तो संख्या n में कितने अंक हैं? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन n? अच्छा, व्हाट इज n? अगर मैं पूछूं n क्या है तो n इज स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर। इसका मतलब ये जो n है ना, ये n स्क्वायर का क्या है? तो आप बोलेंगे स्क्वायर रूट है। मैं बड़ी बेसिक सी बात आपको कुछ कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं, इसको थोड़ी देर के लिए आप ध्यान से सुनिए, ये सवाल आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। देखो यार, अगर मैं आपसे पूछूं कभी एक छोटी सी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर 121 लिखा गया है, लेट अस सपोज 121 लिखा गया है, और मैं आपसे पूछूं इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, तो आप बोलेंगे कि सर ये 11 आएगा। कैसे लिख रहा हूं पता है? 1 2 1 है, मतलब मैं 2 तक गया, 2 से 1 पर वापस हो गया, इसका मतलब 2 तक जा रहे हो और वापस हो जा रहे हो, तो मैंने 1 को 2 टाइम्स लिख दिया। सपोज करिए कहीं आपसे ऐसे पूछा जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 2 1, कहां तक जा रहा हूं? 3 तक जा रहा हूं और फिर 3 से 1 वापस हो जा रहा हूं। तो कितनी बार मैं चीजों को आगे बढ़ा रहा हूं? 1 2 3, 3 बार लिख रहा हूं ना, और फिर 3 से 1 वापस हो जा रहा हूं। जाहिर सी बात है इसकी जो वैल्यू आने वाली है दैट इज इक्वल टू 111। ये 3 बार 1 होगा। मान लीजिए कहीं ऐसा लिख दिया जाए 1 2 3 4, फिर आपको लिख दिया जाए 3 2 1, और मैं आपसे पूछूं कि इसका क्या आंसर आने वाला है, तो आप बोलेंगे इट्स स्क्वायर रूट इज 4 टाइम्स 1। 4 बार 1 लिखूंगा तो 4 बार 1 लिखने पर इसका क्या मिल जाएगा? स्क्वायर रूट मिल जाएगा। आपको क्या समझ में आया? यहां पर 1 2 2 तक गया, 2 से 1 वापस आ गया, स्क्वायर रूट 11 हो गया। 1 2 3 2 1, 3 तक जा रहा हूं, वापस हो जा रहा हूं, 3 बार 1 लिख दिया। यहां पर 1 2 3 4, 4 बार लिखा, 4 से 1 वापस हुआ, 4 बार 1 आ गया स्क्वायर रूट में। अगर आप अपने इस क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे तो बताओ मैं जा कहां तक रहा हूं, तो आप बोलेंगे सर 9 तक, और 9 से फिर 1 क्या हो रहे हो? वापस हो रहे हो। इसका सीधा सीधा बात है ना कि जब मैं पूछूंगा इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, तो आप बोलेंगे स्क्वायर रूट में सर मैं 9 बार 1 लिख दूंगा। समझ रहे हैं ना? आप बोलेंगे जी सर। और अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो आप बोलेंगे कि सर n की बड़ी क्लियर वैल्यू दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यू हैव राइट 1 अप टू 9 टाइम्स। इसको भी बताने की आवश्यकता नहीं थी। उसने क्या पूछा था? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर दैट इज n। सिंपली आप बोल देते कि सर इसका आंसर क्या बनने वाला है? बी 9। ये क्वेश्चन भी आपके यूपीएससी सी सेट 2025 का क्वेश्चन था। बताइए, अगर 6वीं लेवल का स्क्वायर रूट निकालने का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर था तो क्या ये वाला क्वेश्चन आप पेपर के अंदर सॉल्व नहीं कर पाते? कर लेते। आज के डेट में पेपर को टफ कहे जाने का सिर्फ एक रीजन ये है कि आप ये मान करके पढ़ते हैं कि सी सेट का पेपर क्वालिफाइंग है, तो लास्ट के 20 दिनों में पढ़ूंगा, क्वालिफाई तो हो ही जाएगा। और वो आपको बेसिक न्यूमरेसी का टेस्ट 6वीं से लेकर के 10वीं तक कराना शुरू करता है, जिसमें आप पहले से भी परेशान थे, आज भी परेशान हैं, और इस बात को मान करके आप अपने एग्जाम की एंट्री ही नहीं ले पाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। और लास्ट मोमेंट में जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं या पेपर्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं से आप दिक्कत की कंडीशन में हैं। तो इस बात को दिमाग में बैठाने के लिए आज ये सीरीज शुरू कर रहा हूं कि अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है तो 27 सवाल के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है। आप बहुत आराम से एक्यूरेसी के साथ बैठ करके 27 सवाल टिक कर देते हैं। तो कॉन्सेप्ट को मजबूत रखिए, चीजें अपने आप बेहतर होती हुई चली जाएंगी। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर के चलता हूं। इस पैटर्न का सवाल लगातार यूपीएससी के पेपर में पूछा गया। हमने कई बार इसको पढ़ाया भी डिटेल में। डिटर्मिनेशन ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर, एंड व्हेनेवर
a number is not a prime number, that will be a composite number, and whenever we want to determine the power of composite number, then we break that composite number as the product of two or more than two co-prime numbers. जैसे इस वाले सवाल को देखिए, कहता है कि this is exactly divisible by 35 raised to the power n. बच्चों, जब मैं 35 की बात करता हूं तो 35 एक कंपोजिट नंबर है। अगर इसकी पावर कैलकुलेट करनी है तो इसको 5 और 7 में ब्रेक कर दीजिए, 5 और 7 में ब्रेक कर दीजिए। जैसे आप इसको 5 और 7 में ब्रेक करोगे ना, तो आप क्या कहोगे कि सर मैं 5 की पावर निकाल लूं और 7 की पावर निकाल लूं। 35 क्या है? दोनों का पेयर है। इसका मतलब 5 और 7 में जिसकी पावर कम होगी उतने 5 और 7 के क्या बन जाएंगे? पेयर्स। और बच्चों, जितने 5 और 7 के पेयर्स बनेंगे ना, उतनी बार 35 आएगा। एक नॉर्मल सा एग्जांपल, एक क्लास में 10 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। मैं आपसे कहता हूं कि लड़की और लड़के का जोड़ा बनाना है। यू विल हैव टू मेक द पेयर। क्या करने वाले हो? आप बोलोगे सर जिसकी संख्या कम होगी उतने ही तो जोड़े बनेंगे। इसका मतलब जब इस प्रोडक्ट में मैं ये चेक कर लूंगा कि 5 कितनी बार आ रहा है और 7 कितनी बार आ रहा है, और 7 और 5 के जोड़े बनाने की बात करूंगा, तो आप कहोगे कि सर जिसकी संख्या कम होगी उतने जोड़े बनेंगे। मतलब जिसकी पावर कम होगी उतने जोड़े बनेंगे। आपको दिख रहा है ये जो 2401 है ना, यहां पर 7 की पावर 4 है। ये जो 5 टाइम्स 7 लिखा गया, यहां पर 7 की पावर 1 है। जब आप 385 की बात करते हैं तो देखो यहां पर 4 बार हो गया, यहां पर एक बार 5 बार हो गया। जब आप 385 की बात करते हैं तो देखिए 7 पचे 35, 3 38, 7 पचे 35। आप बोलेंगे कि सर यहां पर 7 की पावर 1 है। यहां कितना आया? 4 और 1 5, 5 और 1 कितना हो गया? 6। यहां पर कितना हो गया? 7। 343 में फिर आ रहा है एक बार, कितना हुआ? 8। जब ऑप्शंस को देख रहा हूं तो 8 तो ऑप्शन में है नहीं। इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गया कि सर हियर power of 7 is more than power of 5. That's why if we want to determine the power of 35, then it is necessary for us that we will determine the power of 5. बच्चों, 5 से कैंसिल होने वाले नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके यूनिट डिजिट पर या तो 0 हो या तो 5 हो, वो नंबर्स 5 से डिविजिबल होते हैं। तो आपको सबको तो पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। किसे किसे पकड़ने की आवश्यकता है? जो 5 से डिविजिबल हो रहे हैं। मतलब एक ये वाला नंबर हम लोग कैश करते हैं। जब इस वाले नंबर को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 5 की पावर कितनी आ रही है? देखो, दिस कैन बी रिटन एज 5 रेज टू द पावर 1 इंटू 5 सते 35, 3 38 और 5 सते 35। तो यहाँ पर बताइए 5 की पावर कितनी हो गई? तो आप बोलेंगे सर 1 हो गया। अब आपके सामने कितना आ गया? 1000। ऐसे देखो, अगर बेसिक्स कमजोर है तो 1000 लिख दो और इसको आप 5 से डिवाइड करो। 5 दूना 10, 200 आ गया। आप बोलेंगे जी सर। फिर आप इसको 5 से डिवाइड करो, कितना हो गया? 40। और फिर आप इसको 5 से डिवाइड करिएगा तो कितना होगा? तो आप बोलेंगे 8। मतलब दिस कैन बी रिटन एज, इस वाले नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज 5 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई हाउ मच? 8। अच्छा बताइए, और कहीं 5 के मिलने की कोई पॉसिबिलिटी है क्या? आप बोलेंगे नहीं सर। रीजन, इसके यूनिट डिजिट पर 7 है तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 5। इसके यूनिट डिजिट पर 1 है, दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 5। इसके यूनिट डिजिट पर 3 है, दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 5। ये अकेला 7 है तो ये तो 5 से डिविजिबल होने वाला है नहीं। अब अगर आपको 35 की पावर निकालनी है तो आप देखो 5 की पावर 1 यहां पर है, 3 यहां पर है। टोटल 5 कितनी बार आ रहा है? तो आप बोलेंगे 3 + 1, 4 टाइम्स। 7 4 से ज्यादा बार आया था। तो बच्चों जो पेयर बनेंगे, जोड़े बनेंगे, वो कितने बनेंगे? 5 की पावर। इसका मतलब अगर मैं आपको ऐसे पूछना चाहूं कि व्हाट इज द पावर ऑफ 35, अगर मैं आपसे पूछूं कि पावर ऑफ 35 कितना है, 35 की पावर कितनी है, तो आप बोलेंगे कि सर 35 की पावर हो जाएगी 3 + 1 एंड 3 + 1 इज इक्वल टू हाउ मच? आप बोलेंगे सर 4 हो जाएगा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ क्या? इस पैटर्न पे 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 23 में भी पूछा गया था, 20 में भी पूछा गया था। जब हम लोग सीरीज शुरू करेंगे और क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं आपको एक एक पोर्शन की बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करके दिखाऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर एंड यूनिट डिजिट। अभाज्य संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? बताओ यार। वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जो खुद से और एक से डिविजिबल हो। Those all numbers are called prime number which have two distinct factors, one is 1 and other is itself.
वो सारी की सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जिसके दो अलग अलग गुणनखंड हो, एक गुणनखंड एक हो और दूसरा गुणनखंड आपका क्या हो, स्वयं हो। कह क्या रहा है ये तो देखो, आपसे कहता है योगफल s इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए जहां x y z प्रत्येक 10 से छोटी भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं। तो ऑल ऑफ द फर्स्ट यू विल हैव टू राइट द प्राइम नंबर्स लेस देन 100। सबसे पहले 10 से छोटी प्राइम नंबर्स को लिख लिया जाए। आप बोलेंगे कौन कौन से नंबर्स हैं, आप सीधी सीधी बात बोलिएगा सर 2 होगा, फिर मैंने लिख दिया 3 होगा, फिर मैंने लिख दिया 5 होगा, फिर मैंने लिख दिया 7। 2 3 5 7, इसके अलावा और कोई नंबर है 10 से छोटा प्राइम क्या? आप बोलेंगे नहीं सर। पहला क्या कहता है, इसमें एक वैल्यू x ले सकते हो, एक y और एक z। कंडीशन क्या है, एक्स वाई जेड मस्ट बी डिस्टिंक्ट। जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज है बच्चों ये अलग अलग होनी चाहिए। कहा जा रहा है s के इकाई का अंक 0 हो सकता है, यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 0। ऑलवेज की बात नहीं कर रहा है, मतलब देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी फॉर विच यूनिट डिजिट ऑफ s इज 0। तो आप बोलेंगे दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। आइए कोई 3 वैल्यू एक बार लेकर के जोड़ के देखते हैं। ये देखो शुरू की 3 वैल्यू, 2 और 3 को जोड़ोगे कितना आएगा 5, 5 में 5 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10। बच्चों 10 के इकाई के अंक पर 0 आता है क्या? आप बोलेंगे जी सर। बताओ पेपर में सॉल्व करने की इससे ज्यादा जरूरत थी? आप बोलेंगे नहीं। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, पहला तो सही हो गया। अब दूसरा देखो, कहता है कि s के इकाई का अंक 9 हो सकता है, यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 9। s के इकाई का अंक 9 हो सकता है, इसका मतलब आप बताओ या तो ऐड करके 9 मिल जाए और या तो ऐड करके 19 मिल जाए। क्या कोई ऐसे 3 नंबर्स हैं जिनको ऐड करके 19 मिलेगा? देखो 7 5 12 3 15, 5 मिल रहा है सर। 2 3 5 5 10, 10 मिल रहा है। 19 तक तो पहुंच ही नहीं सकता हूं, और किसी भी 3 को ऐड करके 9 मिल ही नहीं रहा। आप सफल करके देख लो, आपने 2 3 5 को जोड़ा 0 मिल गया। जब आप 2 5 7 को जोड़ रहे हो तो 7 5 12 2 14 4 मिल रहा है। मतलब कोई भी ऐसा 3 का कॉम्बिनेशन नहीं है जिसे ऐड करके आपको 9 मिल रहा है। तो जब कोई 3 के कॉम्बिनेशन को ऐड करके 9 नहीं मिल रहा है, 6वीं क्लास का बच्चा भी जोड़ सकता है ना? अरे अब तो 4थी क्लास के भी बच्चे जोड़ सकते हैं। बताओ इसमें किसी 3 का समेशन क्या 9 मिल पा रहा है? अब बोलेंगे नहीं सर। तो सर ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या होगा? गलत होगा। पहला सही हो गया, दूसरा गलत हो गया। कहता है s के इकाई का अंक 5 हो सकता है, यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी इक्वल टू 5। कैन का मतलब इफ देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, अगर एक भी संभावना ऐसी है जहां पर इकाई के अंक पर 5 मिल जा रहा है, आपकी बात बन जाएगी। एक काम करो बच्चे, एक बार हम लोगों ने ऊपर से ऐड किया था, अरे एक बार हमने ऊपर से नीचे ऐड किया था। एक काम करते हैं, एक बार हम लोग नीचे से ऊपर ऐड करते हैं। इसको ऐड करके देखो तो आप बोलेंगे 7 और 5 कितना हुआ 12, 12 में 3 जोड़ दो कितना हो गया 15। 7 + 5 इज इक्वल टू 12, 12 + 3 इज इक्वल टू हाउ मच 15। 15 के जब आखिरी में देखते हो तो क्या मिलता है? आप बोलेंगे सर 5 मिलता है। दोस्त ये भी आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। अब उसने क्या कहा, इन स्टेटमेंटों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है उसके लिए मैं ऑप्शन बना रहा हूं। तो मेरे पास 1 और 3 जहां दिखेगा वही करेक्ट आंसर होगा। बताइए 1 और 3 आपको कहां दिख रहा है? ये देखो सी वाले ऑप्शन में दिख रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। बाकी जो भी ऑप्शन है वो क्या हो गए? गलत हो गए। कठिन क्वेश्चन था? आप बोलेंगे नहीं, लेकिन उन सारे बच्चों के लिए यह सवाल कठिन था जिनको प्राइम नंबर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, अभाज्य संख्या के बारे में एक बेसिक जानकारी नहीं थी, नॉलेज नहीं था। तो प्राइम नंबर कैसे नंबर होंगे? दोज ऑल नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर व्हिच हैव टू डिस्टिंक्ट फैक्टर, वन इज 1 एंड अदर इज इटसेल्फ। और आपको कम से कम 50 तक के प्राइम नंबर तो याद रहने चाहिए। महसूस कर पा रहे हो कि नहीं महसूस कर पा रहे हो? पेपर टफ नहीं आता है, पेपर आसान आता है। आप हल्के में ले लेते हो इसलिए आप हमेशा परेशान रहते हो। ये देखो ये 2024 यूपीएससी में बना हुआ सवाल है। मैंने अभी आपसे कहा था ना, ये देखो ये वाला क्वेश्चन 2025 में पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन 2025 में पूछा गया। इससे पहले ये वाला क्वेश्चन 2024 में पूछ लिया गया, और दोनों ही सेम कॉन्सेप्ट पे बनने वाले सवाल थे। इसमें क्या बताना है, इसके अंत में कितने क्रमागत शून्य आएंगे, हाउ मेनी ट्रेलिंग जीरोज आर देयर एट लास्ट टू दिस प्रोडक्ट। बच्चों व्हेनेवर वी वांट टू डिटरमिन नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज, जब भी हम दाईं तरफ शून्यों की संख्या निकालना चाहते हैं हम कैलकुलेट करते हैं 10 की पावर ऑफ 10, 10 की पावर।
और 10 की पावर का मतलब 2 की पावर और 5 की पावर निकालना। आप कहेंगे 2 और 5 में सर 5 की पावर कम होगी, रीजन कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट है। तो जहां जहां 5 आएगा, जहां जहां पर 5 की पावर आएगी उसको ऐड कर लीजिए, आपको ट्रेलिंग जीरो की संख्या मिल जाएगी। क्योंकि 10 तो कंपोजिट नंबर है, उसकी पावर आप नहीं निकाल सकते। आप 2 और 5 की पावर निकाल सकते हैं, कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट है इसलिए 5 कम बार आएगा। जो कम बार आएगा उतने जोड़े बन जाएंगे, जितने 2 5 के जोड़े बनेंगे उतनी बार 10 आएगा, जितनी बार 10 आएगा उतनी बार लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब आपको किसकी पावर निकालनी है, 5 की पावर। कहां पर 5 आ रहा है देखो, आप बोलेंगे कि सर एक तो 5 में 5 आएगा, आप बोलेंगे जी सर। फिर एक 10 में 5 आएगा, आप बोलेंगे जी सर। 15 में 5 आएगा, आप बोलेंगे जी सर। 20 में 5 आएगा, जी सर। 25 में 5 आएगा, बिल्कुल। पैटर्न क्या बता रहा है ये तो देख लो। कहता है अगर मैंने 1 लिखा है तो पावर में 2 है, अगर मैंने 2 लिखा है तो पावर में 4 है, अगर मैंने 3 लिखा है तो पावर में 6 है, अगर मैंने 4 लिखा है तो पावर में 8 है। जो नंबर लिख रहे हो पावर में जस्ट क्या हो रहा है, डबल। तो अगर आपने 5 लिखा हुआ है तो बताओ पावर में क्या आने वाला है, 10। 10 लिखा है तो पावर में क्या आने वाला है, 20। 15 लिखा है तो पावर में क्या आने वाला है, 30। 20 लिखा है तो क्या आने वाला है, 40। एंड 25 लिखा हुआ है तो क्या आने वाला है, तो आप बोलेंगे 50। आप बताइए यहां पर बड़ा बेसिक सा बात, 5 की पावर 10 में 5 कितनी बार आएगा, तो आप बोलेंगे सर 5 बार आएगा। 10 की पावर 20 में 5 कितनी बार आएगा, 20 बार। 15 की पावर 30 में 5 कितनी बार आएगा, 30 बार। 20 की पावर 40 में 5 कितनी बार आएगा, 40 बार। 25 की पावर 50 में 5 कितनी बार आएगा, तो आप बोलेंगे 100 बार। कुछ बच्चों को दिक्कत हो रहा होगा। देखो अगर 25 की पावर में कहीं x लिखा गया है ना, दिस कैन बी रिटन एज 5 रेज टू द पावर 2x। दिस कैन बी रिटन एज 5 रेज टू द पावर 2x। मतलब अगर 25 की पावर में 50 है तो 5 की पावर में कितना हो जाएगा, 100। क्यों भाई, 25 इज स्क्वायर ऑफ 5। अब ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है सबको आपस में ऐड कर दीजिए, आपको 5 की पावर मिल जाएगी। और जो 5 की पावर होगी वही आखिरी में शून्यों की संख्या होगी, या नंबर आप ट्रेलिंग जीरो होगा। जोड़ लो भाई, 40 30 70 20 90। 40 30 कितना हुआ, 70। 70 और 20 कितना हो गया, 90। 90 और 5 95 100। देखो कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या। 5 की पावर में 10 है, ये देखो यहाँ पर आपको 10 लिखना है, 10 बार आ रहा है ना 5। आप बोलेंगे जी सर। भाई 5 रेज टू दी पावर 10 है, अगर मैं बोलूं 5 कितनी बार आ रहा है, तो आप बोलेंगे 10 बार। इस बात से आपको एक सीख मिल रही है, whenever you want to solve the questions of mathematics, आपको हमेशा सिंसियर रहना है, अवेयर रहना है। कैलकुलेशन में एक भी स्टेप अगर गलत लिखोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। तो देखो भाई 10 और 20 30 30 30 60 40 100। 100 इधर हो गया, 100 इधर हो गया। 100 और 100 को ऐड करोगे तो आंसर आपका कितना बन जाएगा, डी 200। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2024 सी सेट के पेपर में बना हुआ सवाल था। उम्मीद करता हूं अगर आपको थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर था और प्रीवियस ईयर के इससे पहले वाले सवालों को भी आपने सॉल्व किया था तो आपसे एक क्वेश्चन बन जाता। बच्चों पहली बार 2020 में इस पैटर्न का सवाल बना और फिर 24 में बना, फिर 25 में बना, और पैटर्न को रिपीट करता है, बस चीजों को थोड़ा थोड़ा बारीक करके डिफर करता हुआ चला जाता है। इसलिए जब आप क्वेश्चन कर रहे हो ना तो आप सिर्फ क्वेश्चन ना करें बल्कि उसकी जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, उसके आसपास की जो चीजें हैं, उन सब पर आप कॉम्प्रहेंसिव तरीके से काम करने का कोशिश करें। आइए अगले वाले सवाल पे आते हैं। ये देखो एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, दिस इज आल्सो ए प्रॉब्लम फ्रॉम 2024। कहा जा रहा है 222 की पावर 333 एंड 333 की पावर 222 कहता है इज डिविजिबल बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किससे डिविजिबल है। अच्छा बच्चों ये कैसा नंबर है, इवन नंबर। इवन नंबर की पावर में कुछ भी लिखोगे क्या आएगा, इवन। ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर। ऑड नंबर की पावर में कुछ भी लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ऑड। और जब कभी भी आप एक इवन नंबर लो और एक ऑड नंबर लो, जोड़ो तो जोड़ करके क्या मिलता है, ऑड नंबर। आप क्या कहेंगे, कुछ कुछ बेसिक बातें कि सर इवन नंबर की पावर में कुछ भी लिखा जाए, इवन नंबर की पावर में मैं कुछ भी लिख दूं, रिजल्ट हमेशा क्या आता है, आप बोलेंगे रिजल्ट आता है इवन नंबर। सर ऑड नंबर की पावर में कुछ भी लिख दिया जाए x, जो आपका रिजल्ट आता है वो रिजल्ट कैसा नंबर आता है, तो आप बोलेंगे सर ऑड नंबर आता है।
और अगर कभी भी इवन नंबर और ऑड नंबर को जोड़ दिया जाए, सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ दिया जाए, कभी भी इवन नंबर और एंड ऑड नंबर को जोड़ दिया जाए, जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आपका क्या आता है, तो आप बोलेंगे ऑड नंबर आता है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर कोई भी संख्या विषम संख्या है, इफ एनी नंबर इज ऑड नंबर, तो क्या कभी वो 2 से डिविजिबल हो सकता है? आप बोलेंगे नहीं। सिर्फ अगर किसी बच्चे को इतना कंसेप्ट पता था ना, तो भी वह आंसर कर देता। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म हो गया कि नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखो जो पहला वाला ऑप्शन कहता है 2 और 3 से होगा, 2 से हो ही नहीं सकता, इसका मतलब इसे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये कहता है 2 और 37 से, सर ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं। कोई ऑड नंबर कभी 2 से कट सकता है क्या? डेफिनेशन ही होता है इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 देन दैट नंबर इज इवन नंबर, अदरवाइज नंबर विल बी ऑड नंबर। ये देखो यहां भी दिया गया है 2 से डिविजिबल होगा, ये भी गलत था। पूरे सवाल को सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आप बोल देते कि सर यही तो एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कह रहा है 2 से नहीं, नॉट डिविजिबल बाय 2। क्यों मैं बाकी ऑप्शंस को करता? एक हल्की सी अंडरस्टैंडिंग थी कि सर इवन नंबर की पावर में कुछ भी लिखो इवन, ऑड नंबर की पावर में कुछ भी लिखो ऑड, इवन ऑड को अगर जोड़ दो तो ऑड, ऑड नंबर 2 से नहीं कटता है, एक ही ऑप्शन है जो 2 से नहीं कट रहा है, क्यों बाकी को चेक करूंगा? लेकिन इसके डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आप हमारे बैच में आइएगा, मैं आपको बताऊंगा कि इसकी बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं ना वो क्या हैं और उसको किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। यहां पर यह फील कराना चाह रहा हूं ना कि कुछ कुछ बेसिक बातें जान करके, सही तरीके की रेलेवेंट बेसिक बातें जान करके आप अपने पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। और मैं कोई चमत्कारी सवाल लेकर नहीं आया हूं, ऑल क्वेश्चंस आर बिलोंगिंग टू प्रीवियस ईयर। आप गूगल करके सर्च कर लीजिए, 2024 का सवाल है। आओ अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, फिर यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है। बच्चों एक छोटी सी बात बता दूं, अगर कभी भी n इज इक्वल टू ऐसे लिख दिया जाए a रेज टू द पावर x इंटू 10 रेज टू द पावर x, तो ये जो 10 रेज टू द पावर x है ना, ये x जीरो देगा कहां पर? राइट साइड में, ये राइट साइड में जीरो देगा। कितने जीरो? x जीरो। और a रेज टू द पावर x सपोज करो मैंने लिख दिया 235 है, तो ये जो 5 मिल रहा है ना, यही राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट है, गैर शून्य दायां अंक। तो कभी भी अगर आपको राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट बताना है, अगर आपको यहां पर बताना है राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट, अगर आपको बताना है गैर शून्य दायां अंक, तो इसके लिए कुछ नहीं याद रखना है, दिस इज यूनिट डिजिट ऑफ a raised to the power x। ये a की पावर x के इकाई का अंक होगा, बस ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। अब जब इसका सॉल्यूशन करना होगा तो सॉल्यूशन करते समय मैं एक नॉर्मल सी बात बोलूंगा कि सर n कैन बी रिटन एज 3 raised to the power 30 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power 30। जो हमें निकालना है वो राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट निकालना है, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट, गैर शून्य दायां अंक। ये क्या हो जाएगा? दिस इज यूनिट डिजिट ऑफ 3 रेज टू दी पावर 30, 3 की पावर 30 के इकाई अंक। कैसे निकालते हो? इसका बड़ा बेसिक सा तरीका होता है, ये 3 लिख दो, ये जो पावर में नंबर लिखा गया है बच्चों इसको 4 से डिवाइड करो। तो जब आप 30 को 4 से डिवाइड करते हो तो 4 7 जा 28, 4 7 28, क्या रिमाइंडर बच रहा है? 2। आप यहां पर 2 लिख दीजिए। 3 स्क्वायर क्या होता है? 9। ये 9 आपके सवाल का क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपसे यूपीएससी सीसेट 2024 के पेपर में पूछा गया सवाल था। इस सीरीज के माध्यम से, आज की क्लास के माध्यम से बस आपको यह बताना चाह रहा था कि अब समय बहुत करीब आ चुका है जब आपको सीसेट के लिए बहुत तल्लीनता से लग जाना चाहिए। मार्च, फरवरी और जनवरी का वेट नहीं करना चाहिए। इसी बात को दिमाग में रखते हुए द स्टडी आईएएस आपके लिए लेकर के आ रहा है यूपीएससी सीसेट समाधान बैच, जिसमें मणिकांत सर के द्वारा पूरी की पूरी कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस ली जाएंगी। वीक में 6 डेज क्लास होगा, जिसमें आपको रीजनिंग कराया जाएगा, मैथमेटिक्स का पोर्शन कराया जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन सर खुद ही पढ़ाएंगे, और मैथ्स के पोर्शन की जो जिम्मेदारी है वो इस बार भी मेरे ही कंधों पर है। मेरा नाम एसपी पांडे है। मैं
2015 से लगातार यूपीएससी, सीएससी, सीसेट के लिए गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूं बच्चों को। और पिछली बार भी मैं द स्टडी आईएएस के साथ कॉम्प्रिहेंसिवली जुड़ करके सीसेट में बच्चों का मार्गदर्शन किया था। और जब बच्चे पेपर दे करके आए तो उनका ये रिव्यू था कि आपने जो पढ़ाया उस पढ़ाए गए पैटर्न पे हमको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला। इस बार भी पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ लगने वाला हूं। और ये जो सीरीज की शुरुआत हो रही है वो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल 22 दिसंबर से इस वाले सीरीज की शुरुआत हो रही है, तो इस नंबर पे कॉल करके आप कंफर्म भी कर सकते हैं। इसका जो ऑफलाइन फीस है वो 9,999 प्लस जीएसटी, और इसका जो ऑनलाइन फीस है वो 5,999 है। तो 22 दिसंबर से ये सीरीज स्टार्ट हो रही है। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वाले सीरीज के साथ जुड़ें। सीरीज नहीं बल्कि दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव बैच, इस वाले बैच के साथ जुड़ें और सीसेट जो आपके लिए अभिशाप हो एक वरदान साबित हो। और ये जो बैच का नाम समाधान है ना, ये रियल में सीसेट का आपको समाधान प्रोवाइड करे। तो उम्मीद करते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमसे मिलेंगे 22 दिसंबर को मुखर्जी नगर में। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज के क्लास का यहीं पर समापन करते हैं। आप सभी लोगों को धन्यवाद।